वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए जाते हैं इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से देखेंगे दोस्तों। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है बेसिकली जितने भी एग्जाम में आते हैं वो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्क से क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक से आएंगे, सर्किट से आएंगे तो बेसिक से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बेसिक से क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम देखें कि व्यापम सब इंजीनियर की यदि बात करें हम या ITI TO की बात करें तो ITI TO में भी जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो एज अ बेसिक के ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हमें बेसिक क्वेश्चन को ही कवर करना है क्योंकि बड़ी एग्ज़ाम में बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे व्यापम सब इंजीनियर हो गया और व्यापम सब इंजीनियर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग आपको मिलेंगे तो ओम्स लॉ पर डिपेंड मिलेंगे, मतलब ओम्स लॉ पर या सर्किट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसमें आपको निकालने के लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, सर्किट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न किस टाइप से हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों हम ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर ये जो है ये तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है ये बेस्ट बुक है। अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा, सबसे अच्छा कलेक्शन तो आपको यहीं से मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 62 2042 RRB में आया हुआ है। तो 2014 में जो आया हुआ क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत तापन अवयव की अधिकल्पना इस प्रकार करती है जिससे वह 250 मेंस पर 450 वाट का विसरण किया है और जिसे 1 mm चौड़े और 0.5 mm मोटाई के नाइक्रोम रिबन से बनाया गया है। तो ये नाइक्रोम लिखा है लेकिन इसका जो है सही मीनिंग नाइक्रोम रिबन से बनाया गया है। यदि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता 1.10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है तो आवश्यक रिबन की लंबाई क्या होगी। तो इसमें ये जो आवश्यक रिबन की लंबाई पूछा गया है, इसमें ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग जो क्वेश्चन है ये इसमें मोटाई दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है। अब जो विद्युत तापक यंत्र है जिसे यदि आप हीटर के रूप से जानते हैं तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसमें सप्लाई कितना दिया है 250 वोल्ट। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये गिवन दैट में देखेंगे दोस्तों। चलिए हमारे पास गिवन दैट में देखें तो दिया क्या है, हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, पावर हमारे पास दी हुई है 450 वाट। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई देखिए रिबन की, तो चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है हमें B का मान, जैसे आपने देखा होगा LBH। तो L से लेंथ होता है, B से चौड़ाई और H से हाइट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर चौड़ाई जो दी हुई है ये B का मान दिया हुआ है 1 mm, यहाँ पर दिया दोस्तों 1 mm। अब इसे यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 mm = 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि सबकी यूनिट मीटर में दी हुई है, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता भी मीटर में दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी जो वैल्यू होगी mm की जगह हमें उसके मीटर में निकालना होगा। तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ मीटर हो जाएगा 1 mm बराबर। अब मोटाई इसमें जो दी हुई है थिकनेस दी हुई है, थिकनेस की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें हम तो 0.05 दिया हुआ है, यहाँ पर 0.05 इसकी मोटाई दी हुई है। अब यहाँ पर यदि ये mm में दिया हुआ है तो इसे हम चेंज करेंगे मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.05 तो जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन अब ये मीटर में दिया हुआ mm में दिया हुआ है और हमें इसे मीटर में चेंज करना है तो ये 10⁻⁵ मीटर हो जाएगा। तो 0.5 × 10⁻⁵ मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब इसकी प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता में बात करें इसकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी जिसे रो से शो किया जाता है, इसे जो रजिस्टिविटी है इसका जो चिन्ह होता है इसे रो कहा जाता है।
अब इसमें इसका मान दिया हुआ है 1.10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए, आवश्यक रिबन की हमें लंबाई ज्ञात करना है, और आवश्यक रिबन की लंबाई यदि ज्ञात करें तो हमें इस टाइप से निकालना होगा। रिबन का जो क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा b इंटू टी, क्योंकि हमारे पास चौड़ाई इंटू मोटाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू मोटाई। चलिए, अब इसमें मान रख के देखते हैं। तो इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल उसे a से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a का मान यहाँ पर देखेंगे तो 5 इंटू, अब ये -5 और ये -3 है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मीटर देखो, चौड़ाई भी मीटर में ही होगी और मोटाई भी मीटर में ही होगी, तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये तो a का मान निकल के आ गया, a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब दोस्तों पावर का मान निकालना है, तो हमारे पास जो है पावर का फार्मूला रेजिस्टेंस उससे निकाल सकते हैं। हमारे पास इस P = V इंटू आई से हम मान निकाल सकते हैं। P = V²/R, इस फार्मूले से ही मान निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं और पावर भी निकाल सकते हैं। फिर है P = I² इंटू R, एक और पावर का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में यहाँ पर रखेंगे P = V²/R, ये फार्मूला है P = V²/R। हमारा टारगेट ये है कि हम इस रिबन का जो रेजिस्टेंस है इसके रेजिस्टेंस का मान निकालें। तो रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तीर्य गुणा करके पक्षांतर करेंगे तो V²/P हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू का रखेंगे तो V का मान जो दिया हुआ है वो 250 वोल्ट दिया है, तो 250 इंटू 250 अपान पावर का मान दिया है 450। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5×5 25 हो जाएगा और 5×9 45 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 250 गुणित 5 हो जाएगा अपान 9 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 1250 अपान 9 ओम हो जाएगा। इट मीन्स R = 1250 अपान 9 ओम, ये इतना इसका मान निकल जाएगा। अब हमारे पास जो रिबन की जो रेजिस्टिविटी है उसका रेजिस्टेंस का मान निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसकी आवश्यक लंबाई निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है R = ρl/A। इस फार्मूले का उपयोग करके हमें यहाँ पर निकालना होगा। अब इसमें L को इधर रखें हम तो ये हो जाएगा R × A = ρl हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, L निकालना है, तो ये हो जाएगा R/A/ρ हो जाएगा = L हो जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इसी फार्मूले में यदि हम वैल्यू को जब रखते हैं तो ये मान किस टाइप से निकल के आएगा दोस्तों, फार्मूला पहले समझिए। फार्मूला इस टाइप से बनेगा, L = R × A/ρ। अब इसमें मान को रखते हैं हम, R का मान और हमारे पास A का मान हमने निकाला हुआ है। A का मान यहाँ से निकाला हुआ है 5 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, और हमने R का मान जो निकाला है, R का मान क्या निकाला है, R का मान निकला है दोस्तों हमारा 1250/9। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, मान रखेंगे तो 1250/9 गुणित 5 गुणित 10 पे 5 की घात हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, A का मान या रो का मान हमारे पास दिया है 1.10 इंटू 10⁻⁸। कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ये -8 है, ये भी -8 है, कैंसिल हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो। अब ये दशमलव है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों 1 दशमलव का 1 हो जाएगा और ये दोनों का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये ये जो 100 है 100 ये ऊपर ही चला जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास लास्ट में जो आई का मान निकल के आएगा ये निकलेगा 631 मीटर। इस तरीके से इसको हम कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि जिसको समझ में ना आए तो आप उसे वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समान लंबाई के दो तापक तार पहले श्रेणी में और बाद में समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी से समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब यहाँ पर समांतर क्रम के संयोजन में उत्पन्न जो हीट है, ऊष्मा जो उत्पन्न होगी, हीट जो उत्पन्न होगी, उसका अनुपात हमें बताना। ये उत्तराखंड जेईई में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो सीरीज कंडीशन देखते हैं। पहले से श्रेणी बोला है, सीरीज कंडीशन बोला है, उसके बाद समांतर देखेंगे। सीरीज में देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस हो गया और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है। करंट फ्लो होगी तो इस टाइप से फ्लो होगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 में फ्लो होगी और रेजिस्टेंस R2 में फ्लो होगी। तो यहाँ से करंट इधर से आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब मानकर चलिए ये तो सीरीज़ का हो गया। अब समांतर की बात करें हम, ठीक है, तो सीरीज़ में कैलकुलेशन करके देखते हैं पहले तो सीरीज़ में क्या होता है, R इज़ इक्वल टू 2R होता है। ये मालूम है आपको, R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R इज़ इक्वल टू 2R हो जाता है। अब ये इसका फार्मूला होता ऐसा है, R इज़ इक्वल टू NR, ये फार्मूला इसका, R इज़ इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू NR। अब ये जो N है, जितने रजिस्टेंस उसमें लगे होंगे उसका मान होगा। तो N का मान एक भी हो सकता है, N इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना, अप टू जितने भी है, मतलब जितने रजिस्टेंस लगे होंगे उसका मान है ये। और यहाँ पर कितने रजिस्टेंस हैं, 2 रजिस्टेंस, तो N का मान क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो इसीलिए ये जो R इक्विवेलेंट का जो मान है यहाँ पर ये 2R निकला है। क्लियर है सभी को? अब सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो उसे V से शो करते हैं। अब ये हीट की बात है, हमें हीट ज्ञात निकालना है। तो हीट का जो फार्मूला ये होता है V²/2R इंटू T हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सप्लाई सीरीज़ के लिए है, सीरीज़ के लिए इसका मान हमने रख दिए। ये हो जाएगा H से हीट हो जाएगा, V से V² और अपान 2R हो जाएगा, क्योंकि ये 2R का मान है, और इंटू T हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर P इज़ इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है। तो यहाँ पर H इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए यहाँ लिखते हैं, H इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा मान किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा, और ये T हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मान हो गया V²/R, P इज़ इक्वल टू V²/R, मतलब H इज़ इक्वल टू PT मानकर चलिए। तो ये जो वैल्यू है V²/2R का मान, ये हो जाएगा किसका मान हो जाएगा, ये पावर का मान हो जाएगा। T से क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। अब आपके पास जो मान निकल के आया है, ये मान है H इज़ इक्वल टू V²/2R इंटू T। क्लियर है स्टूडेंट? अब पैरेलल कंडीशन में देखते हैं हम। अभी तक सीरीज़ में देखें, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? चलिए सभी स्टूडेंट से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो स्किप करके नहीं देखेंगे, जब लाइव देखते हैं तो पूरा देखेंगे दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करके आपको जो वीडियोस हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर यदि हम वोल्टेज की बात करें तो 2 रजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। 2 रजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कैसे किया जाता है, 1/R T इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये इस टाइप से इसको पैरेलल में लिखा जाता है। अब कैलकुलेशन करेंगे, I करंट जब इसमें फ्लो होगी प्लस माइनस, अब यहाँ से I करंट फ्लो होगी तो ये ब्रांच 1 हो जाएगी, मतलब R1 में, और फिर ये हो जाएगी R2 में। तो करंट 2 भाग में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स करंट यहाँ पर I1 और यहाँ पर करंट हो जाएगी ये वाली ब्रांच में I2 करंट। इस तरीके से करंट फ्लो होगी, और लास्ट में यहाँ पर जो I करंट है, I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगी। ये इस टाइप से करंट का जो डिवाइडेशन होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल का जो फार्मूला है वो होता है R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R/N। ये फार्मूला याद रखना है दोस्तों, यही फार्मूले आपके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। चलिए यही फार्मूले आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो ये फार्मूला इसका R इक्विवेलेंट का, ये पैरेलल का है, आपको यही याद रखना है। ये पैरेलल का फार्मूला है, ठीक है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, पैरेलल का फार्मूला, पैरेलल सर्किट का। तो R इज़ इक्विवेलेंट जो है इज़ इक्वल टू R बाई क्या है, N है,
और n का मान हमारे पास कितने दिए हैं, हमारे पास 2 रजिस्टेंस है जुड़े हुए R1 और R2, तो उसका मान रखेंगे 2, तो ये मान हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। ठीक है, अब सप्लाई वोल्टेज की बात करते हैं। चलिए सर जी अब सप्लाई वोल्टेज की बात करेंगे। अभी तक तो हमने रजिस्टेंस निकाल लिया सर, अब सर क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस निकालने के लिए भी जो प्रीवियस मान दिया हुआ है उसी के साथ अपान में होगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, R/2 हो जाएगा। अब सप्लाई वोल्टेज का मान V है, तो जो फार्मूला होगा हीट का, उस हीट के फार्मूले को यहाँ पर हम रखेंगे। तो हीट का जो फार्मूला है, ये फार्मूला है H इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो T का मान है ये हो जाएगा H इज इक्वल टू P इंटू टी। P का मान हमारे पास दिया है V²/R। चलिए मान को रख दें, मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2V²/R हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और इसके पहले जो हमने देखे थे ये इक्वेशन फर्स्ट थी। दोनों को देखेंगे, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसके बाद वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अनुपात हम लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का जो अनुपात है, या इसको भाग देंगे हम, तब क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो V²/, इसमें क्या है 2R है और इसमें V²/R है, तो ये एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये T से T से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यहाँ पर V²/, देखो अचर राशि जो है वो कट जाएगी, चर राशि बच जाएगी। चर और अचर को समझिए, तो इसमें सिर्फ ऊपर जो बच जाएगा, देखिए ये 1 बच जाएगा और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको समझना है। तो इसमें H1/H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। इस टाइप से हो जाएगा H1/H2 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आपको थोड़ी मेहनत करना होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका फार्मूला स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को बहुत बखूबी और बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है, इस बेसिक से क्वेश्चन को समझेंगे। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, चालकता का मात्रक क्या है। ये UPSSC JEE 2016 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है दोस्तों, इसे कंडक्टिविटी को हम जो करते हैं वो करते हैं G से। क्लियर है दोस्तों। तो G इज इक्वल टू क्या होता है 1/R होता है, क्योंकि कंडक्टेंस का अपोजिट क्या होता है रजिस्टेंस। तो ये R जो लिखा है यही रजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसको R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/G, मतलब रजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा रजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखेंगे कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। जब रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, पॉइंट वाली बात है। तो यहाँ पर जो होता है कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो रजिस्टेंस के अपोजिट होती है। तो रजिस्टेंस की जब ओम है तो कंडक्टेंस की अपोजिट में क्या हो जाएगी मो, इसे क्या कहेंगे हम मो। तो एक यूनिट तो ये हो गई। क्लियर दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है। एक यूनिट तो आपको समझ में आ गया। अब ये दूसरी की बात करेंगे हम यहाँ पे। चलिए मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर एक यूनिट कंडक्टेंस की तो समझ में आ गई, रजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है। जैसे आप देखेंगे रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, और ओम का अपोजिट क्या होता है मो। तो रजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है कंडक्टेंस, तो उसकी यूनिट जब रजिस्टेंस है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कंडक्टेंस हो जाएगा। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी मो। तो पहला तो ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब सेकंड देखेंगे तो जो रजिस्टेंस की यूनिट होती है वो
आप देखेंगे रेजिस्टेंस चालकता की जो रेजिस्टेंस जो यूनिट है उसकी यूनिट क्या है, ओम है। अब चालकता की जो यूनिट है वो मो है। दूसरी जो यूनिट होती है उसकी वो सीमेंस भी होती है, ये आपको याद रखना है। सिंपल वे में रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कंडक्टेंस की यूनिट 2 है। कंडक्टेंस की यूनिट कौन कौन सी है, एक तो मो है और दूसरा सीमेंस है। इसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चालकता का जो मात्रक होता है मो और सीमेंस दोनों होता है मेरे डियर। और किसी चालक का चालकता उसके प्रतिरोध का विलोम ही होता है। और किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है उसे चालकता कहते हैं। और इसकी जो इसको लिखा जाता है G = 1/R लिखा जाता है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर लेकर चलें तो R ये जो R है ये यदि इसकी जगह रख दें हम तो क्या हो जाता है, ρL/A होता है। तो इस तरीके से इसका मान निकल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चालकता की इकाई क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, मतलब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान होता है। जेईई में 2016 में पूछा गया दोस्तों। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर यही चीज़ हम देखेंगे, 1 किलोवाट हावर बराबर kWh, 1 किलोवाट हावर बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करके निकालना है 1 किलोवाट हावर ऊर्जा का मान कितना होता है। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। किलो कैलोरी की बात की जाएगी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम। यहाँ पर बेसिक यदि हम इसको समझें, चलिए याद रखना दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड। याद रखिएगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है, P × T। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये जो P है इसी को यदि हम देखें तो ये क्या होता है, E इज इक्वल टू V × I × T अपान 1000। अब समझ में आया, इस टाइप से लिखा जाता है इसे। यदि यूनिट निकालोगे आप तो ये फार्मूला लगाओगे। T क्या है यहाँ पे, टाइम, यही टाइम 3600 सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाट, तो वाट किसकी इकाई है, पावर की। तो V × P इज इक्वल टू क्या होता है, V × I। यहाँ से इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस टाइप से करेंगे कि आपको समझ में आए। चलिए अब इसको बेसिक वे में यदि हम लेकर चलें, तो बेसिक वे में लेकर चलें तो यहाँ पर मान कैसे निकालेंगे। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड। 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड, क्योंकि 60 गुणित 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600। समझ में आ रहा है सभी को। ये 3600 कहाँ से आया, 60 सेकेंड, 60 गुणित 60, ठीक है, ये 3600 सेकेंड हो गया। अब ये जो 3600 सेकेंड है ये कैसा आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1000 वाट है तो 1000 में शून्य कितने हैं, इसे 10 पे 3 की घात लिख सकते हैं। और इसे लिख सकते हैं 36 गुणित 10 पे 2 की घात, क्योंकि इसमें 2 0 है। तो ये 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो 10 पे 5 की घात हो गई। इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पे 5 की घात। इस टाइप से लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 36 गुणित 10 पे 5 की घात जूल। तो 1 किलो वाट आवर बराबर 36 गुणित 10 पे 5 की घात जूल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.186 जूल। याद रखना होगा, इसे याद करिए, इसे याद करना होगा दोस्तों। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। 36 गुणित 10 पे 5 की घात, ये कहाँ से आया, 1 किलोवाट आवर बराबर आया। 1 किलोवाट आवर बराबर 36 गुणित 10 पे 5 की घात जूल हो गया। तो 36 × 10⁵। अब ये जो है 1 कैलोरी की बात करें तो 4.186 × 10⁻, क्या होता है, 3। तो इसका जब कैलकुलेशन करते हैं डियर, तो ये आता है निकल के 860 किलो कैलोरी।
860 किलो कैलोरी, ये इसका आंसर होगा। कई बार एग्जाम में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तांबे का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दिए जाए और त्रिज्या आधी कर दिए जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, तांबे का प्रतिरोध R ओम है, इसकी लंबाई को दोगुनी कर दिए तो L मतलब कि 2L कर दिए। हमारे पास R दिया है R ओम, L को हमने 2L कर दिया, ये 2 है। R को हमने क्या कर दिया, यहाँ फिर क्या बोला है, और त्रिज्या को कितनी कर दी हमने, आधी कर दिया, मतलब R/2 कर दिया। तो नया जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, R न्यू जो होगा वो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए आप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, UPSSC JEE 2016 में पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, LA और TA में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों, IIT वाले एग्ज़ाम के लिए। अब देखें, इसको समझें तो हमें न्यू रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है R = ρL/A से इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और मान रखेंगे। अब भैया लंबाई को दुगनी कर दिया गया और त्रिज्या को आधी कर दिया गया है। लंबाई को क्या कर दिए, 2L कर दिए, त्रिज्या को क्या कर दिए, R/2 कर दिए। अब जहाँ जहाँ लंबाई होगी L होगी उसकी जगह 2L लिखेंगे और त्रिज्या का मान R/2 लिखेंगे। तो R = क्या होता है, ठीक है, 2L लिखेंगे अपॉन R, इस टाइप से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है, ये जो है इसे किस टाइप से समझेंगे, R जब लंबाई दुगुना कर रहे हैं त्रिज्या आधी करने पर उसी तार का जब प्रतिरोध हम निकालेंगे, नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध निकालने के लिए R' मानकर चलते हैं। फार्मूला होता है ρL/A। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि L को हमने 2L कर दिया और R को हमने क्या कर दिया, R/2 कर दिया, ठीक है। तो R/2 कर दिए तो ये मान कितना निकल जाएगा, R/4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, क्योंकि R को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, त्रिज्या को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो R/4 हो जाएगा। चलिए, ये कैसे होगा इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर ये जो ρL है इसका गुणा होगा इससे, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा। अब ये 4 किधर उठ के चले जाएगा, ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा 8, मतलब 2 × 4 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा मान, ये निकल के आएगा। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखना ऐसा है, कैलकुलेशन आप ऐसा करेंगे। चलिए, आपके पास R आपको निकालना है, ठीक है। L की जगह 2L लिखने का है, हमें दुगुना कर दिए, और हमारे पास जो R है वो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, R/2 लिखेंगे, आधा कर देंगे, ये आधा कर दिए। अब जब ये आधा हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर लिख देते हैं R = ρL/A। चलिए, L हमारे पास दिया है 2L, अब यहाँ पर 2L दिया हुआ है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, R = ρ8L/ क्या निकल जाएगा, D। ये कैसा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये D/4 दिया हुआ है, क्योंकि यदि त्रिज्या को आधा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। मीन्स यहाँ से ऐसा समझेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया R/2 और ये कितना हो गया, R/2। क्लियर है दोस्तों? ये जो है ये टोटल R है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो निकल के आएगा तो ये 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है?
तो रो इसका मान निकल के आ जाएगा आर डैश इक्वल टू रो इंटू 2L अपान पाई आर अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना निकल के आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो रो इंटू 2L इंटू 4 अपान पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमारे पास निकल के आएगा R इज इक्वल टू 8 रो L अपान पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है रो L अपान D, मतलब A की जगह क्या लिखा हुआ है D, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा जो मान है ये R का मान है, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8R, और ये इसका मान जो है कितना दिया है रो L अपान A, इसी को यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिला के नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 8R हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 वाट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP क्वेश्चन। 100 वाट 40 वाट के दो लैंप 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। याद रखिएगा, श्रेणी में, सीरीज में, सीरीज में जुड़े हैं। तो निम्न में से कौन सा जो तथ्य सही है ये देखना है हमें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 40 वाट का लैंप अधिक चमकेगा, 100 वाट का, या दोनों लैंप साथ में चमकेंगे, या 40 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा। चलिए, एक तो 100 वाट का 40 वाट का है, दो लैंप 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिए हैं। सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा? यदि हम इसके न्यूमेरिकल की बात करें, पावर को निकालते हैं और रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारे पास पावर तो दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले तो 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं, क्योंकि 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या है V² अपान R फार्मूला से, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V² अपान P, ये फार्मूला रखेंगे, ठीक है। अब 100 वाट के लैंप का जो प्रतिरोध निकलेगा R 100 करके निकालेंगे तो V² अपान R होता है, मतलब कि V² अपान R, ये जो है V का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 23, तो ये हो जाएगा 529 ओम 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, ठीक। अब ऐसे ही 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे तो यही वैसा जाएगा V² अपान R से, P इज इक्वल टू क्या है V² अपान R से। तो यहाँ पर जो है मालूम जो वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V² अपान P, ठीक। तो R इसको कैलकुलेशन करेंगे, 13 गुणा करेंगे तो फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा R इज इक्वल टू V² अपान P। ये फार्मूले मान रखे हैं, 230 गुणे 230 बटे 40 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1322.50 ओम। चूँकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों बल्ब क्या है समान धारा प्रवाहित होगी दोनों में, तो करंट का तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। अब जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा, ठीक है, जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है वह बल्ब क्या करेगा, अधिक चमकेगा। और 40 वाट का जो बल्ब है ये अधिक चमकेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, अधिक है। तो 40 वाट का बल्ब जो है ये अधिक चमकेगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक 40 वाट का बल्ब एक रूम हीटर के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को यदि मैं हाईलाइट करूं तो क्वेश्चन दिया है एक 40 वाट का बल्ब एक रूम हीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 40 वाट के स्थान पर 100 वाट का बल्ब हीटर के साथ जोड़ने पर हीटर के आउटपुट में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ 4 ऑप्शन दिया है, डिक्रीज़ होगा या रिमेन सेम रहेगा या फिर हीटर जल जाएगा या फिर उसमें वृद्धि होगी। तो बेसिकली चीज़ है, यदि 40 वाट का बल्ब है आपके पास और एक रूम हीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो पहले से उसमें वाटेज रेटिंग है और श्रेणी में आपने और एक लैंप को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद 40 वाट के स्थान पर फिर आपने 100 वाट का बल्ब और जोड़ दिए श्रेणी में, तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा,
तो हीटर के आउटपुट में तो वृद्धि हो जाएगी, आउटपुट में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। कैसे? अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, करंट बढ़ेगा तो आउटपुट के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, 40 वाट का बल्ब था और 40 वाट के स्थान पर फिर हमने क्या लगा दिए, 100 वाट का लगा दिए। अरे पहले 40 वाट का था, फिर 100 वाट का लगा दिए, तो करंट का मान तो बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ेगा तो आउटपुट भी वृद्धि होगी। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर से फार्मूला में मान निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी हो जाएगा। वी स्क्वायर अपान 40 का यदि हम रखते हैं आर पी का मान, तो ये निकलता है 0.25 वी स्क्वायर। अब यहाँ पर चलो सबसे पहले देखते हैं 40 वाट के बल्ब का, उसको हटाकर 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं। तो भाई अभी तक तो ये 40 का लगाए थे, अब हम यहाँ 100 का लगा दिए, वही फार्मूले मान रखेंगे, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी से। तो वी स्क्वायर तो जैसा का वैसा हो जाएगा, 100 जैसा का वैसा बचा रहेगा, मान निकालेंगे तो 0.1 वोल्टेज का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो R1 है ये ग्रेटर देन R2 के है, देख लीजिए अच्छे से, 0.1 वोल्ट का स्क्वायर है और 0.25 का दिया है। तो इसमें R1 इज़ ग्रेटर देन R2, अतः यदि 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो पूर्व की तुलना में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण हीटर के आउटपुट में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए इसमें आउटपुट बढ़ने पर करंट का मान बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि 0.2 ओम के सुचालक तार की लंबाई को दोगुना किया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये JEE 2016 में पूछा गया है। अब रेजिस्टेंस के हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। ये फार्मूला हमको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी में देखेंगे तो हमारे पास R का मान दिया है 0.2 ओम। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि यदि 0.2 ओम के सुचालक तार की लंबाई दोगुना किया जाए, मतलब L को क्या करेंगे डियर, 2L करेंगे, और एरिया को, ठीक है, तो लंबाई को तो 2L कर देंगे, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं, इसी फार्मूले मान रखेंगे, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान A1 हो जाएगा। तो अब मान को रखें तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2L है तो 2 रो L अपान A हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मान दिया हुआ है R का मान दिया हुआ है 0.2 ओम। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 0.2 ओम के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 0.4 ओम, इतना मान निकल के आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे। किरचॉफ नियम किस सर्किट के लिए लागू नहीं होता? तो ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन। किरचॉफ का नियम किस सर्किट के लिए लागू नहीं होता? लम्प्ड पैरामीटर्स में, वितरित पैरामीटर्स में, अरेखीय पैरामीटर में, निष्क्रिय तत्व में। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, इसमें किरचॉफ का जो नियम है वो लागू नहीं होता, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो किरचॉफ के नियम जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता। जैसे कि किरचॉफ का नियम लम्प्ड पैरामीटर, अरेखीय, रेखीय, निष्क्रिय सभी स्वरूपों पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का नियम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर लागू नहीं होता बोला है, यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इस पॉइंट को ही समझना है। हाँ, लम्प्ड पैरामीटर होगा चल जाएगा, अरेखीय होगा चल जाएगा, रेखीय होगा तो भी चल जाएगा, निष्क्रिय होगा, पैसिव कंपोनेंट उसमें भी लगेगा किरचॉफ का नियम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड यदि पैरामीटर होगा तो उसमें नहीं लगाएंगे हम। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो तार A और B में समान अनुप्रस्थ काट है और वे समान सामग्री के बने हुए RA 800 ओम, RB 100 ओम, तो AB में कितने गुना लंबा होगा? जो A है वो B से कितने गुना लंबा होगा, क्योंकि RA का मान 800 ओम दे दिया है, RB का मान 100 ओम दे दिया है। चलिए हमारे पास RA का मान दिया है 800 ओम दिया है, RB का मान दिया है हमारे पास 100 ओम।
सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या दिया है इसी को देखेंगे। चलिए अब देखते हैं। लंबाई की बात करें तो 6r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपान ए। तो फिर r इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल अपान ए हो जाएगा। रो को छोड़िए। तो अनुप्रस्थ काट क्या है इसमें, समान। तो अनुप्रस्थ काट समान है तो यहाँ पर आर ए अपान आर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें लगाना है एल ए एल अपान एल बी। तो आर ए का जो मान दिया है वो 800 दिया है और आर बी का मान दिया है 100। और इसमें हम देखेंगे तो किसका मान दिया है दोस्तों, और यहाँ पर मान जो दिया है एल ए का भी मान नहीं दिया है, एल बी का भी मान नहीं दिया है। अब इसको दोनों ज़ीरो को कैंसिल करते हैं तो अनुपात में तो ये क्या हो जाता है 8:1 समानुपात क्या हो जाएगा, एल ए अनुपात एल बी, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी को, इजी है, कोई भारी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। L2L लंबाई के समान नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। L और 2L लंबाई के तथा समान पदार्थ के दो तार A तथा B की त्रिज्याएं क्रमशः R और 2R है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ये भी 2016 में आया हुआ है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि L और 2L है तो समान अनुपात में बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो L और 2L की लंबाई एक समान पदार्थ के हैं और उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा। और दोनों तार एक ही विशिष्ट पदार्थ के बने हुए हैं, तो जिसके कारण उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोस्तों। और उसके विशिष्ट प्रतिरोध का जो अनुपात है वो 1:1 ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति एकांक आयतन के लिए ये निर्धारित किया गया है पहले से ही। क्लियर है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता मापक में रक्षक इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है न्यूनतम करने के लिए। तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट टू मिनिमाइज गार्ड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन कैपेसिटेंस मेजरमेंट टू मिनिमाइज विद्युत क्षेत्र के अचलीय प्रभाव को, ताप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, परावैद्युत हानि को, भंवर हानि को। तो ये याद रखिएगा, कभी भी याद रखोगे तो ऑप्शन जो सी है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो परावैद्युत जो हानि है, मतलब धारिता मापन में जो रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है वो है परावैद्युत हानि को न्यूनतम करने के लिए। ये याद रखिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा हमेशा, ये इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है ये ऊर्जा का मात्रक है, इस टाइप से लिखा जाता है, EV। ये इलेक्ट्रॉन, E से V वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्टेज की यूनिट तो वोल्ट है, ठीक है। करंट की एम्पियर, शक्ति की वाट, एनर्जी की, यही हमें पता ना था। तो एनर्जी की जो यूनिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी की यूनिट है। समझ में आ रहा है सभी को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियम प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दोगुना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज आवश्यक होना चाहिए। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है 2014 में। इसमें किसी परिपथ में करंट को दोगुना कर दें, मतलब कि I को 2I कर दिए और V को भी 2V कर दिए। तो जब I को 2I करेंगे तो V तो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 100 ओम प्रतिरोध का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 100 ओम प्रतिरोध का प्रयोग 0.5 एम्पियर करंट ले जाने के लिए होता है। उसका ऊर्जा वर्गीकरण क्या होगा, कितने वाट होगा। तो ये हमारे पास 100 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रही 0.5 एम्पियर की।
तो उसका ऊर्जा जो वर्गीकरण है, मतलब कि उसमें एनर्जी जो होगी उसे निकालना है हमें। चलिए आर का मान दिया है साहब जी, कितना दिया है, 100 ओम दिया है। अब सर करंट का मान तो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। वोल्टेज निकालना तो V = I/R के फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल जाएगा 50 वोल्ट। तो W क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। और P का जो मान है, मतलब P का मान, P को W में लिखते हैं, तो ये 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 हो जाता है और इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा। ये इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आप। क्लियर है? तो ये इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा 25 वाट। इसके बाद के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। तो आज की क्लास आपको सभी स्टूडेंट को पसंद आई होंगी। जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते उसके पीछे रीज़न ये है कि उसे फार्मूला, उस स्टूडेंट को फार्मूला नहीं पता है। तो आप फार्मूले को पता कीजिए, फार्मूले को लिखिए कॉपी में। जब आप बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और फार्मूला पहले नोट डाउन कीजिए, उसी के बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक फार्मूले की कॉपी बना लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके, पर यूनिट के हिसाब से आप बना लीजिए। थैंक यू दोस्तों।